Comptroller and Auditor General CAG Comptroller and Auditor General Comptroller and Auditor General Comptroller and Auditor General जिसे शॉर्ट में कहते हैं कैग। ठीक है, Comptroller and Auditor General। तो ये किसके तहत आता है? आर्टिकल 148 to 151 148 to 151। The comptroller and auditor general is appointed by the president under article 148 of the constitution। जो कंप्ट्रोलर जनरल होते हैं, जो कैग होता है, वो कैग आर्टिकल 148 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। द कंप्ट्रोलर जनरल The Comptroller and Auditor General is appointed by the President under Article 148 of the Constitution. The Comptroller and Auditor General CAG audits all receipts and expenditure of the union and state government। देखिए, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है, ये देखिए सब का हिसाब रखता है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कितना किसी खजाने से निकाल रहा है, कितना डाल रहा है, ये सब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम होता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑल्सो एक्ट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट ओन कंपनीज। तो देखिए, गवर्नमेंट की जो ओन कंपनीज होती हैं, मतलब जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, मतलब सरकारी कंपनियां, उनको एक्सटर्नल ऑडिटर का काम करता है उनके लिए। कौन? कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग। ठीक है। द कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को करता है। इन केस ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट, अगर यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अकाउंट है तो उसकी जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। कौन? आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। और टू द कंसर्न स्टेट और अपने कंसर्न स्टेट को गवर्नर्स, और टू द कंसर्न स्टेट गवर्नर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो ये वहाँ के गवर्नर को सबमिट करेगा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। द कैग इज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट्स। जो कैग होता है वो ऑल्सो हेड होता है किसका? इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंटेंट सर्विस, IA एंड IAS का। मतलब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विसेज का हेड होता है कौन? कैग, आपका कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। द ऑफिस ऑफ द कैग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1860। और जो कैग का ऑफिस है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1860 में। The office of the Comptroller Auditor General was established in 1860. The CAG is also the head of the Indian Audit and Accountant Service. The office of the CAG was established in 1816. The first Comptroller Auditor General of India was B. Narhari Rao is the first Comptroller Auditor General of India. B. Narhari Rao is the first CAG of India. B. Hari Rao is the first Comptroller General of India 1948 to 1954. The Comptroller Auditor General of India can only be removed from office in manner similar to a judge of the Supreme Court। देखिए, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा, जिस तरीके से आपका उसको हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, दोनों पार्लियामेंट में बिल ला के, रेजोल्यूशन ला के, 2/3 मेजोरिटी से के साथ। The salary and benefit of the Comptroller Auditor General cannot be changed to his disadvantage during his tenure। देखिए, इसका जो कैग की जो सैलरी एंड बेनिफिट होते हैं इनको कम नहीं किया जा सकता, मतलब चेंज बढ़ाया तो जा सकता, लेकिन जिसमें उसको हानि हो ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब सैलरी और जो अलावेंस होते हैं, बेनिफिट, उनको कम नहीं करेंगे, बड़ा भला ही दें। ठीक है। The CAG is the Comptroller Auditor General of India is not eligible for further office under the union or state government. The expense of the office of the
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इन द कंट्री, देश का, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 76, अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 148 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसको? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग को। और 176 के तहत किसको अपॉइंट किया जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट वॉज MC सेतालवाद, MC सेतालवाद इज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1950 to 1963। द 15th एंड करेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज KK वेणुगोपाल। द 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज KK गोपाल। देखिए अभी ये वीडियो बन रही, तब ये चेंज हो गए होंगे करेंट के, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक। टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल अ कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए अगर आपको अटॉर्नी जनरल बनना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सको। अगर उस लेवल की आपकी एबिलिटी है तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा। The Attorney General can participate in the proceeding of the Parliament without the right to vote। आर्टिकल 88। देखिए अटॉर्नी जनरल होता है वो पार्टिसिपेट तो कर सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, ना तो पक्ष ना विपक्ष में वोट नहीं देता, आर्टिकल 88 के तहत। अब आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ठीक है, इसमें पढ़ते हैं पार्ट 6 में क्या है। द स्टेट, देखिए हमने पढ़ा तक, कल हम पढ़ चुके थे, पार्ट 5 तक पढ़ चुके थे कल हम। अब हम आते हैं आपका ये पार्ट 6 पे। हमने पार्ट 1 से शुरू किया था जिसमें हमारा बहुत सारा ख़त्म हो चुका है। पार्ट 5 पे पार्ट 6। अब देखिए यहाँ पे आते हैं द स्टेट्स, स्टेट राज्यों के बारे में कितने प्रावधान हैं? 158 to 237 ये आर्टिकल हैं, राज्यों के लिए हैं। ये आर्टिकल किसके लिए हैं? राज्यों के लिए हैं। करीब करीब ये आपके हैं 85 आर्टिकल। 85 आर्टिकल किसके लिए हैं? आपके राज्यों के लिए हैं। 152 to 237, 152 to 237। द गवर्नर, The governor is the constitutional head of the state। जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसका? स्टेट का। एंड द सेम गवर्नर कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, आर्टिकल 153। देखिए आपने सुना होगा कि अतिरिक्त प्रभार है इस गवर्नर को, तो एक गवर्नर को, एक इंसान को एक से अधिक राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। एक राज्य का भी बना सकता है, 2 का भी बनाया जा सकता है, 3 का भी बनाया जा सकता है। क्यों? किसके तहत? आर्टिकल 153 के तहत। देखिए आर्टिकल 148 के तहत कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और 153 के तहत गवर्नर एक से अधिक राज्यों का गवर्नर बन सकता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155 के तहत। एंड आर्टिकल 156 स्टेट्स दैट द गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर जब तक ये ऑफिस में रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट की खुशी हो, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो जब गवर्नर को हटा सकता है। आर्टिकल 155 और आर्टिकल कहता है कि आप गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और आर्टिकल 156 ये कहता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट की खुशी तक ही काम करेगा। जब प्रेसिडेंट की खुशी ना हो गवर्नर को त्यागपत्र देना पड़ेगा। आर्टिकल 161 गिव्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रेमिशंस
ऑफ पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। देखिए गवर्नर के पास ये शक्ति होती है कि वो हाई कोर्ट के द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ कर सकता है। जैसे किसी को कारावास की सज़ा हो गई, आजीवन कारावास, किसी को 50 साल की, किसी को 20 साल की, तो गवर्नर आर्टिकल 161 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे छूट दे सकता है या उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकता है, डिसॉल्व कुछ भी कर सकता है। तो ये आर्टिकल 161 गवर्नर को पावर देता है। ठीक है। आर्टिकल 163 टॉल्स ऑफ discretionary power of the governor which is not even provided to the president। देखिए आर्टिकल 163 के तहत गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर हैं, जैसे कि गवर्नर विच इज़ नॉट इवन प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के तक पास नहीं है, वो पावर गवर्नर के पास है कुछ फील्डों में। जैसे द कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन हिज डिस्क्रिएशन, और कोर्ट इसके डिस्क्रिएशन को क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर इसने कोई भी निर्णय ले दिया तो कोर्ट इसके डिस्क्रिएशन को क्वेश्चन नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 177 स्टेट्स दैट द स्टेट वेयर लेजिस्लेचर काउंसिल एग्जिस्ट द गवर्नर कैन नॉमिनेट द स्टेट। देखिए आर्टिकल 171 states that the state where legislative council exists the governor can nominate some members from amongst those distinguished in literature, science, art, cooperative movement and social service। क्या है? देखिए आर्टिकल 171 के तहत स्टेट जो राज्य होते हैं, मतलब जो कहता है दैट द स्टेट्स की जो स्टेट्स हैं वेयर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट, जहाँ पे लेजिस्लेचर काउंसिल होती हैं, द गवर्नर कैन नॉमिनेट सम मेंबर, तो गवर्नर कुछ मेंबरों को नॉमिनेट कर सकता है फ्रॉम अमंग, उनमें से दोज डिस्टिंग्विश इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। ठीक है। आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 आर्टिकल 213 empower the governor to issue the ordinance during the recess of the state legislature। देखिए आर्टिकल 1213 कहता है 213 एम्पावर द गवर्नर को शक्ति प्रदान करता है टू इशू द ऑर्डिनेंस, की वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेसेस के दौरान। क्वालिफिकेशन क्या होती है गवर्नर की? मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। शुडेंट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी लाभकारी पद पे पदासीन नहीं होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एड एंड एडवाइज करते हैं। आर्टिकल 165 एंड एडवोकेट जनरल फॉर ईच ऑफ द स्टेट, हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होगा। ठीक है। आर्टिकल 169 क्या कहता है? एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट, आर्टिकल 169 के तहत एबोलिशन और क्रिएशन of legislature council in states। Most of the state have unicameral system, only 6 states have legislature council। These states are Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh and Telangana। Most of the states have unicameral system, only 6 unicameral system। ठीक है। Only 6 states have legislative council। These states are आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। कौन कौन से? मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव यूनिकैमरल सिस्टम, ओनली 6 स्टेट हैव दिस लेजिस्लेटिव सिस्टम। दीज स्टेट आर आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है।
लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ representative directly elected by the people. The strength of the assembly varies from 60 to 500 member, 60 से 500 मेंबर, 60 to 500 members. However, Assembly of Sikkim, हालांकि Assembly of Sikkim, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड पुडुचेरी have less than 60 members. तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो डायरेक्ट आम इंसान के द्वारा चुन के आए जाते हैं, ठीक है, जैसे विधायक हो गए। द स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली वेरीज फ्रॉम 60 to 500 मेंबर, एक असेंबली में 60 से लेकर 500 तक मेंबर हो सकते हैं। हाउएवर असेंबली ऑफ सिक्किम, हालांकि जो सिक्किम की असेंबली है, गोवा की, मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड एंड पुडुचेरी, इनके लेस देन 60 मेंबर होना चाहिए, इनके 60 मेंबर से कम होना चाहिए। कंपोजिशन ऑफ Legislative Council. Unlike the member of the Legislative Assembly, the member of Legislative Council are indirectly elected. The maximum strength of the council is fixed at 1/3 of the total strength of the assembly, and the minimum strength is fixed at 40. Composition of Legislative Council. Unlike the member of Legislative Assembly, the member of Legislative Council are indirectly elected. ये indirectly elected किए जाते हैं। The maximum strength of council is fixed at 1/3 of the total strength of the assembly, ठीक है, and the minimum strength is 40. देखिए 40, कम से कम 40 आपके काउंसिल बन सकती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और उसमें से या तो 1/3, जैसे कि मान लो 300 हैं तो 100 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं 100 लोग। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 से 232, आर्टिकल 214 से 232, 18, ठीक, 18 आर्टिकल हाई कोर्ट के हैं, ठीक है। देयर आर 24 हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही रहता है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट हैं। द कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन 1862। कलकत्ता हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? 1862 में। इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, यह जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जैसे 1862 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था, वह भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, ठीक, इंडिया का सबसे हाई कोर्ट है, सबसे पुराना हाई कोर्ट है। आगे पढ़ते हैं। इंडिया द बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट, जो बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट हैं, जो बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट हैं, बट ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इन द सेम ईयर, इनको भी उसी साल इस्टेब्लिश्ड किया गया था, जब कलकत्ता हाई कोर्ट को किया गया था 1862 में, जो कि सबसे पहले उसे किया गया। फिर 1862 में ही बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट को भी इस्टेब्लिश्ड किया गया। द न्यूएस्ट हाई कोर्ट आर त्रिपुरा, और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? त्रिपुरा हाई कोर्ट है। त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर हाई कोर्ट। न्यूएस्ट हाई कोर्ट कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर हाई कोर्ट्स। ऑल वर इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2013, जिन्हें 2013 में इस्टेब्लिश्ड किया गया। एज ऑफ 2019 देयर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया। 2019 के अनुसार अभी भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। आप देख लीजिए 2023 चल रही है, तो हाई कोर्ट बढ़े तो नहीं, 2019 तक भारत में 25 हाई कोर्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पंचायती आर्टिकल, द पंचायत, देखिए 9 पे आते हैं। 9 पे क्या कहता है? द पंचायत के बारे में संविधान का भाग 9 अपन से क्या कहता है? द पंचायत आर्टिकल कब से? 243 से 243 ओ तक हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय द 73rd अमेंडमेंट, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एनविसाज्ड अ 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जिसे 3 tier, जिसने प्रस्तुत किया था, इनविसाज्ड किया था, 3 tier
सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। दीज आर, वह हैं, क्या हैं? ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, ग्राम पंचायत हो विलेज लेवल पे। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति हो ब्लॉक लेवल पे। जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 टेयर में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को एनविसाइज्ड किया था। ठीक है, अब बात आती है जुरिडिक्शन। यहाँ से पढ़ते हैं। द पंचायत सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट नागालैंड। पंचायत सिस्टम हर एक राज्य में मिलेगा, सिर्फ नागालैंड को छोड़ के, मेघालय को छोड़ के एंड मिजोरम को छोड़ के। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़ के हर राज्य में आपको पंचायत सिस्टम मिलेगा। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली, और दिल्ली को छोड़ कर बाकी सभी यूनियन टेरिटरीज में भी ये आपको मिलेगा। पंचायत सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर ऑल स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन मोर देन 2 मिलियन। वह हर एक गांव को पंचायत प्रोवाइड की जाती है। वह हर एक मतलब स्टेट को पंचायत प्रोवाइड की जाती है जिसमें 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हों, ऐसे राज्य को पंचायती सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। एवरी पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, हर पंचायत 5 साल तक कार्य करती है। द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, अपनी पहली मीटिंग से 5 साल तक हर पंचायत काम करती है। द म्यूनसिपैलिटीज आर्टिकल 243 to 243 ZG इंट्रोड्यूस बाय द 74th अमेंडमेंट। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, और उस पंचायती राज को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। which envisage 3 type of urban local bodies, namely नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ते हैं जुरिडिक्शन एंड सीट ऑफ हाई कोर्ट के बारे में। देखिए कोर्ट नेम, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड ईयर एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड सीट। ठीक है, चलिए देखिए मुंबई जो हाई कोर्ट है आपका, ये 1862 में एस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है, 3 हाई कोर्ट आपके 1862 में एस्टेब्लिश्ड किए गए थे, मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर? आपके महाराष्ट्र का कोई केस चलेगा तो मुंबई हाई कोर्ट जाएगा। दादरा एंड नागर हवेली मुंबई हाई कोर्ट जाएगा। दादरा एंड नागर हवेली को मुंबई हाई कोर्ट जाएगा। गोवा मुंबई हाई कोर्ट जाएगा। दमन एंड दीव ये भी मुंबई हाई कोर्ट जाएंगे। तो आप क्या मुंबई हाई कोर्ट किन किन का न्याय करेगा? आपका मुंबई हाई कोर्ट, तो आपका मुंबई हाई कोर्ट देखिए महाराष्ट्र का करेगा। ठीक है, आपका दादरा एंड नागर हवेली का करेगा, गोवा का करेगा, आपका दमन एंड दीव का करेगा। ये किस में जाएंगे? इससे रिलेटेड जो केस होंगे वो मुंबई हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, और सीट कौन सी है? मुंबई, बेंच एट नागपुर, पणजी एंड औरंगाबाद। इसकी ये सीट है, बेंच नागपुर, पणजी एंड औरंगाबाद में इसकी सीट है। कोलकाता, देखिए कोलकाता कब हुआ? 1862 में हुआ, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? न्यायिक क्षेत्र आते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड। देखिए अंडमान एंड निकोबार आते हैं कोलकाता में, दादरा एंड नागर हवेली और दमन और दीव आते हैं मुंबई में। याद रखें, कोलकाता में कौन कौन से आते हैं? पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। कलकत्ता सर्किट बेंच ऑफ पोर्ट ब्लियर। ठीक है, अब आता है चेन्नई भी 1862 में इस्टेब्लिश्ड किया गया। ठीक है, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, चेन्नई में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। चेन्नई बेंच ऑफ एट मदुरई, जो कि इनकी एक बेंच है मदुरई में। इलाहाबाद में देखिए 1866 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था इलाहाबाद को। कब? 1866 में। ठीक है, ये कहाँ? इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ उत्तर प्रदेश आया, क्योंकि इलाहाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश ही आता है। इलाहाबाद बेंच एट लखनऊ। ठीक है, फिर आता है आपका ये कर्नाटका। देखिए कर्नाटका आता है आपका, ये 1884 में इस्टेब्लिश्ड किया गया। कर्नाटक आता है, कर्नाटक का केस देखता है ये
ये इसकी जो सीट है बेंगलोर है। सर्किट बेंचेस एट हुबली, धरवाद एंड गुलबर्गा। इसकी सर्किट बेंचेस हुबली में, धरवा में एंड गुलबर्ग में है। फिर आपका आता है पटना हाई कोर्ट, ये 1916 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके अंदर बिहार का आता है और ये पटना में है, ये तो पक्का है। फिर आता है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, और जो 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। और इसकी बेंच कहाँ पे है, मतलब देखिए ये तो स्टेट होगा लेकिन ये है कहाँ पे हाई कोर्ट, तो ये आपको मिलेगा जबलपुर में मिलेगा। बेंच एट ग्वालियर एंड इंदौर, जबलपुर में ये हाई कोर्ट है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 1928 में इस्टेब्लिश किया गया। जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र आते हैं इसके अंदर, ये श्रीनगर एंड जम्मू में है। पंजाब एंड हरियाणा, देखिए पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है पंजाब एंड हरियाणा आते हैं उसमें, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ में ये हाई कोर्ट है और पंजाब एंड हरियाणा स्टेट का। फिर आता है उड़ीसा हाई कोर्ट, देखिए उड़ीसा में है और ये कटक में मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा, कटक में मिलेगा। फिर आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में इस्टेब्लिश किया गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके अंतर्गत आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी के अंतर्गत, और ये आपका कहाँ पे है, गुवाहाटी में है, ठीक है, गुवाहाटी में है। बेंच एट कोहिमा, आइजॉल एंड ईटानगर, ठीक है। फिर आपका आता है राजस्थान 1949 में इस्टेब्लिश किया गया और राजस्थान आता है इसके अंदर, और इसका बेंच कहाँ पे है, जोधपुर में है। फिर आता है केरला 1958 में इस्टेब्लिश किया गया। केरला लक्षद्वीप का एक केस चलते हैं इसमें, और इसका स्थान कहाँ पे, ये कहाँ पे है, इरानुकुलम में, केरला के इरानुकुलम में। फिर आता है गुजरात 1960 में ये गुजरात में, और ये सीट कहाँ पे है इसकी, अहमदाबाद। फिर आता है दिल्ली 1966 में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, और न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश, आपका ये 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। हिमाचल प्रदेश का ये क्षेत्र आता है इसमें, और ये शिमला में है। फिर आता है सिक्किम हाई कोर्ट, ये 1975 में इस्टेब्लिश हुआ, ये सिक्किम में ही है, और ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसकी सीट है। फिर इसके बाद में आता है छत्तीसगढ़, 2000 में इसका इस्टेब्लिश हुआ, और छत्तीसगढ़ इसका न्यायिक क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। फिर आपका आता है उत्तराखंड 2000 में हुआ, उत्तराखंड क्षेत्र इसके अंदर का आता है, और ये उत्तराखंड में नैनीताल में इसकी सीट है। फिर आता है झारखंड, ये 2000 में हुआ, और इसमें झारखंड क्षेत्र आता है, और ये झारखंड के रांची में है। फिर इसके बाद में आता है त्रिपुरा 2013 में बना, और त्रिपुरा क्षेत्र इसके अंदर का आता है, और त्रिपुरा के अगरतला में ये आपको मिलेगा। फिर है मणिपुर 2013 में इस्टेब्लिश हुआ, मणिपुर इसका क्षेत्र है, और इम्फॉल में ये सीट है इसकी। फिर इसके बाद में आता है मेघालय 2013 में इस्टेब्लिश हुआ, इसमें मेघालय क्षेत्र आता है, और शिलोंग इसका सीट है, रीजन है। फिर है आंध्र प्रदेश 2019 में इस्टेब्लिश हुआ, और ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, और ये अमरावती में इसकी सीट है। फिर आता है तेलंगाना 2019 में इस्टेब्लिश हुआ, और तेलंगाना इसका क्षेत्र है, और ये हैदराबाद में इसकी सीट है। तो कमेटी टू स्टडी पंचायती सिस्टम, देखिए बलवंतरी मेहता कमेटी जो थी, बलवंतरी मेहता, ये 1957 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन की थी, एस्टेब्लिश्ड लोकल बॉडीज, डेवलप पावर एंड अथॉरिटी, बेसिक यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट टू बी ब्लॉक समिति, कंसेप्चुलाइज्ड PRI एज 3 tier सिस्टम, ओके। फिर आता है के संतनाम कमेटी 1963 में बनी, इस्टेब्लिश्ड हुई। इसने क्या रिकमेंड किया, पंचायत टू हैव पावर टू लेवी टैक्स ऑन लैंड रेवेन्यू एसेट्रा, पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू बी सेटअप,
ठीक है। अशोक मेहता कमेटी आई कब? 1978 में। इसने क्या किया? डिस्ट्रिक्ट टू बी अ बायबल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट फॉर प्लानिंग PRIS एज 2 tier सिस्टम विथ मंडल पंचायत एंड जिला परिषद। GV के राव कमेटी क्या आई 1985 में। उसने क्या रिकमेंड किया? PRIS टू बी एक्टिवेटेड एंड सपोर्टेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस BDO टू बी सेंट्रल टू रूरल डेवलपमेंट। फिर आता है LM सिंघवी कमेटी 1986, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज, नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिक्स पार्टीज। ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस इन मद्रास। पहली जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी वो कब इंट्रोड्यूस कहाँ की गई थी? ये मद्रास में 1688 में की गई थी, 1688 में। द मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज द फर्स्ट म्यूनसिपल बॉडी इन द होल कॉमनवेल्थ आउटसाइड द UK। ठीक है। द बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉरपोरेशन वर एस्टेब्लिश्ड इन 1726। 1726 में बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1726 में आपकी। ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन सिटीज विथ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर एस्टेब्लिश्ड इन सिटीज विथ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन। ऐसे शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड की जाती है जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी हो। ठीक है। नगर पंचायत एडमिनिस्ट्रेट अर्बन एरियाज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 30,000 एंड लेस देन 1 लाख। तो नगर पंचायत किन्हें कहते हैं? जहाँ पे देखिए, जहाँ पे जो जनसंख्या है वो 30,000 से ज़्यादा हो और 1 लाख से कम हो, उन्हें नगर पंचायत कहते हैं। A municipal council administer an urban area of population 2 लाख और लेस। 2 लाख या 2 लाख से कम वाले जो जो एरिया होते हैं उन्हें म्यूनसिपल काउंसिल एडमिनिस्टर करता है। ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट 11 पे। क्या कहता है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। ये यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताता है। आर्टिकल 245 टू 263 18 आर्टिकल जो हैं वो रिलेशन बताते हैं यूनियन एंड स्टेट के बीच में। द लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। आर्टिकल 262 adjudication of dispute relating to water of interstate rivers or river valleys। आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल। पार्ट 12 क्या कहता है? फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये आर्टिकल 12 के अंतर्गत पार्ट 12 आर्टिकल 264 से 300 के बीच में आते हैं। 26 आर्टिकल इसके। आर्टिकल 266 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। ठीक है। अब आता है पार्ट 14 क्या कहता है? सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। आर्टिकल 308 टू 323। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 के तहत आपकी ऑल इंडिया सर्विस आती है, IAS IPS तरह। ठीक है। और आर्टिकल 315 के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन आती है फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। ठीक है। द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेट अप इन 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे पहली पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश्ड की गई थी 1926 में। कब? 1926 में, अंग्रेज़ों के ज़माने में। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल पब्लिक कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। यूनियन एंड स्टेट
Public Service Commission, Union and State Public Service Commission. Constitution provide a public service commission for the union, a public service commission for each state और a joint public service commission for a group of state। ये दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पे पीएससी की बात हो रही है। The appointment is done by the president in case of the union or joint commission and by the governor of the state in the case of state commission। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ यूनियन और जॉइंट कमीशन एंड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ स्टेट कमीशन। देखिए जो यूपीएस जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका अगर वो केंद्र सरकार की बात है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और राज्य सरकार की बात है तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। एट लीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ दीज कमीशन शुड बी सिविल सर्वेंट विथ एट लीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सेंट्रल और स्टेट सर्विस। एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर, और इनमें से जो आधे मेंबर जो होते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट होते हैं। वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या मतलब सिविल सर्वेंट पे कार्यरत होते हैं। ठीक है, जिनके पास कम से कम 10 साल का अनुभव होता है इन सेंट्रल एंड और स्टेट सर्विस। एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के मेंबर की एज कितनी होती है इस 65 ईयर एंड फॉर अ मेंबर ऑफ पीएससी ऑफ स्टेट और जॉइंट कमीशन इज 62 ईयर होती है। ठीक है, फंक्शन टू कंडक्ट एग्जाम फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। यूपीएससी का काम क्या होता है कि वो कंडक्ट करें एग्जाम फॉर अपॉइंटमेंट टू सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेंबर ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट on the charge of misbehavior if these charges are upheld by the सुप्रीम कोर्ट। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई साबित कर दिया कि भाई इस आईएएस ने या कोई अधिकारी ने आप गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रेसिडेंट एडवाइस पर प्रेसिडेंट हटा सकता है। देखिए कितनी शक्तिशाली होते हैं आपके जो यूपीएससी वाले बंदे कि उनको प्रेसिडेंट हटा सकता है और छोटे मोटा तो कोई हटा ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री वगैरह। कितनी पावर है उनके पास। आर्टिकल 324 स्टिपुलेट्स दैट द, अब इलेक्शन पे आते हैं हम, अब इलेक्शन पे आ गए इलेक्शंस। आर्टिकल 324 से 329 ये इलेक्शन के बारे में बताते हैं। ये 5 आर्टिकल 324 से 329। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या कहता है, stipulates that the superintendent's direction and control of election shall be vested in the election commission। तो इस आर्टिकल 324 ये कहता है कि भाई इलेक्शन से संबंधित जो भी सुपरिंटेंडेंस होंगे, जो भी डायरेक्शन दिशा निर्देशन होंगे, जो भी कंट्रोल ऑफ इलेक्शन होगा वो सब पावर इलेक्शन कमीशन के पास होगी 324 के तहत। आर्टिकल 325 क्या कहता है, provided for a single electoral roll for every constituency, provided for a single electoral roll for every constituency, also stipulates that no person shall be eligible or ineligible for inclusion in electoral roll on the basis of race, religion, caste or sex। प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोल, आर्टिकल 325 कहता है प्रोवाइडेड फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल और इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्ट्रोल रोल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी इंसान को आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते उसके धर्म, जाति के आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 326 स्टिपुलेट्स दैट इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ द एज शैल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन। आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए अडल्ट सफरेज के आधार पर और कम से 18 साल से कम वोट डालने की उम्र 18 साल होना चाहिए, आर्टिकल 326 कहता है। पॉलिटिकल पार्टीज,
Political parties. Registration of the People Act 1951 provide for registration of political parties with the Election Commission. There are 8 national parties in India. There are 8 national parties in India. देखिए जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल पार्टी। और अब तो आप भी, जो आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, ठीक है, तो आप नो कर सकते हैं इनको। अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी इफ़, अगर कोई भी राजनीति जो पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कब मानी जाएगी, यदि वह इन शर्तों को पूरा करती है। जैसे इट्स रिक्वायर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, ठीक है, एट अ जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जीता, अब पंजाब जीता, तो इसलिए वो नेशनल असेंबली, नेशनल पार्टी बन गई है। और बीजेपी तो है ही नेशनल पार्टी, ये तो बहुत भयंकर जीतती है, तो ये तो नेशनल पार्टी है। इन एडिशन, और साथ ही साथ, इट्स बिन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। देखिए किसी भी क्षेत्र से इसे 4 सीट जीती होना चाहिए हाउस ऑफ द पीपल की, ठीक है। इफ बिन्स एटलीस्ट 2% सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल, 11 सीट इन द हाउस एग्जिस्टिंग हाउस हैविंग 543 मेंबर। कम से कम 2% इनकी लोकसभा में सदस्य होना चाहिए, मतलब कम से कम 11 सदस्य इनके लोकसभा में होना चाहिए। एंड दीज मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, और ये इलेक्टेड होना चाहिए 3 अलग अलग राज्यों से। Likewise, a political party shall be entitled to be recognized as state party if, state party कब बनेगी कोई भी political party, it's require at least 6% of the valid vote polled in state at a general election, either to the House of the People or to the Legislative Assembly of the state concerned, and in addition, it wins at least 2 seats in the Legislative Assembly of the state concerned, or it wins at least 3% of the total number of seats in Legislative Assembly of the state, or at least 3 seats in the assembly, whichever is more. For election of president and vice president, election petition can only be filled by the Supreme Court. For election of president and vice president, election petition can only be filled with the Supreme Court. अब हम पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन, तो पढ़ लिया, इसके बारे में और जानते हैं। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस क्वासी जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। देखिए इलेक्शन कमीशन होती है, ये फ्री ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इस पर किसी का आदेश नहीं चलता, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950 under Article 324 of the Constitution. The Election Commission was established on 25 January 1950 under Article 234 of the Constitution. देखिए 26 जनवरी 1950 को आपका पूरे तरीके से संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को क्या करा था, इलेक्शन कमीशन की स्थापना की थी कि भाई चुनाव होंगे तो कैसे होंगे, अंडर आर्टिकल 324 के तहत को। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज सुकुमार सेन, और पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन, ठीक है। अब आती है आपकी प्लानिंग कमीशन। The Planning Commission was established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India, Union Cabinet, on the recommendation of Advisory Planning Board constituted in 1946 under the chairmanship of K.C. Niyogi. Now the Planning Commission has been replaced by नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन की जगह पे क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था, मार्च 1950 में। किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था, चेयरमैनशिप ऑफ के.सी. नियोगी के जो बोर्ड था उसने रिकमेंड किया था किसको, प्लानिंग कमीशन को, जिसको अब नीति आयोग बना दिया गया है। जिसको क्या बना दिया गया, अब
नीति आयोग बना दिया गया। अब कल हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। ठीक, देखिए अब पढ़ते हैं हम नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीति आयोग का? एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया। ठीक है, एंड आयोग, तो नीति आयोग उसे हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी आयोग भी कहते हैं। इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस Planning Commission of India and aims to involve the state in economic policies making in India. It will be providing strategic and technical advice to the central and the state government. Prime Minister of India had the Ayog as its chairperson. अब आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC. Function of NDC was to review the working of national plan. The NDC was formed in 1952 to associate the states in the formulation of the plan. The PM is the ex officio chairman of the NDC. It is an extra constitutional and extra legal body. Since establishment of Niti Aayog, NDC has been proposed to be abolished. फाइनेंस कमीशन आता है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन आता है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ फाइनेंस कमीशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर। फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इस कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। इसमें होते हैं 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर दूसरे मेंबर होते हैं। फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का? द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग मैटर: द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, and the allocation between the states, the respective share of success proceeds. The 15th Finance Commission was appointed on 2nd January 2017 under the chairmanship of N.K. Singh. देखिए जो फाइनेंस कमीशन होती है वो टू मेक रिकमेंडेड, वो निर्देशन करती है, रिकमेंड करती है टू द प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड करती है, ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति के लिए रिकमेंड करती है। किन किन क्षेत्रों में? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट एंड अलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स। देखिए फाइनेंशियल कमीशन ये रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट के लिए कि स्टेट किस तरीके से टैक्स में से कुछ राज्यों को दे और किस तरीके से ये टैक्स आपस में बांटें। ठीक है, द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड। द 15th फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंटेड ऑन 2nd जनवरी 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ N.K. सिंह। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल 368 के तहत भारत की संसद किसी संविधान को संशोधित कर सकती है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 विच आर बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट दैट इज मोर देन 50% of the total member of each house and a majority of 2/3 of the member of each house present and voting. ठीक है, by special majority of parliament and with the consent of half of the state legislature by a simple majority. Provision related to federal structure can be amendment through this procedure. देखिए एक तो जो होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? डेट इज मोर देन 50% हो, जिसमें पार्लियामेंट के 50% हो, क्या हो? टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस। जैसे कि मान लो 100 लोकसभा में है, 100 लाख राज्यसभा में है, तो दोनों के कम से कम 50-50 उसको सपोर्ट करेंगे तो उसे स्पेशल मेजोरिटी कहेंगे। ठीक है,
each house and a majority of 2/3 of the member of the each house present and voting। और जो हाउस में अभी प्रेजेंट हैं उनके कम से कम 2/3 इसका सपोर्ट करेंगे तो ही ये इसे स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट एक और स्पेशल मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट की, वो क्या है? विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, जिसमें स्वीकृति हो किसकी? आधे राज्यों की। बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति हो। प्रोविजन रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें कौन से प्रोविजन होते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर के। ठीक है, भाईचारावाद के, मतलब संघ और राज्य के बीच संबंध के। ठीक है, कैन बी अमेंडमेंट थ्रू दिस प्रोसीड्यूर, को अमेंडमेंट किए जाते हैं इस प्रोसीड्यूर के द्वारा। There is a third category of the amendment which is done by simple majority. These amendments do not come under ambit of Article 368। और भी छोटे छोटे संविधान संशोधित होते हैं जो बिना मेजोरिटी के भी हो सकते हैं, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होते। It has been held by the Supreme Court in the केशवानंदन भारती केस 1973। It has been held by the Supreme Court in Keshavanandan Bharti case 1973 that every provision of the Constitution is amendable under the meaning of Article 368 except the basic structure of the Constitution। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस 1973 के में कहा था कि भारत के संविधान का कोई भी अंग आप बदल सकते हो, कोई भी प्रोविज़न, कोई भी आर्टिकल आप चेंज कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन आप उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो उसकी आत्मा है उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे उसको नहीं कर सकते आप। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होती है? The word electronic in the term e-governance implies technology driven governance। ठीक है, the perspective of e-governance is the use of technology that both governing and have to govern। Generally 5 basic model are governed in e-governance। e-governance में कौन कौन से 5 मॉडल हैं? G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स, G2G C2G सिटीजन टू गवर्नमेंट। ये 5 मॉडल हैं ई गवर्नेंस के। द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान takes a holistic view of e-governance initiative across the country integrating them into a collective vision। Impact of e-governance bring about 2 major impacts। Firstly, making the government office work smart। Secondly, e-governance makes service available to the citizen at his doorstep through the internet। Some of the most successful citizen-oriented e-governance projects are the railways reservation system, MCA 21 is the Ministry of Corporate Affairs and Bhumi project in Andhra Pradesh etc। ये e-governance system है। e-districts it is a mission mode under e-governance। Its object under national e-governance policy is to computerization of services under a different program are conducted in following state। जनदूत प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में कॉम्पैक्ट 2020 आंध्र प्रदेश, लैंड प्रोग्राम कर्नाटका, फ्रेंड्स केरला, दिशा हरियाणा। पार्लियामेंट टर्म quorum it is the minimum number of members required to transact the business of the house। Article 100 of the Constitution specifies that the quorum of the either house shall be 10% of strength of the house। अब क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, प्रश्न काल क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होते हैं, जान लीजिए। क्वेश्चन आवर में द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जो पहला घंटा होता है
पार्लियामेंट की सभा का जो जब संसद लगती है, इट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन आवर, उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। क्वेश्चन आवर यूजुअली नीड अ 10 day नोटिस बिफोर बीइंग आंसर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्टर। ठीक है, अब आता है स्टेड क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ओरली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। अनस्टेड क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन राइटिंग, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में बी आस्क्ड। जीरो आवर क्या कहते हैं? डज नॉट फॉर्मली एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट प्रोसीड्योर, ये फॉर्मली वास्तविक रूप में ये पार्लियामेंट की प्रोसीड्यूर में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको माना जाता है। द आवर आफ्टर क्वेश्चन आवर इज पॉपुलरली नोन एज जीरो आवर, जो क्वेश्चन आवर होता है उसके बाद जो आवर होता है उसे जीरो आवर माना जाता है। मेंबर्स रेज मैटर विच दे फील अर्जेंट। Adjournment motion to adjourn the proceeding of the house so as to take up a matter of urgent public importance. It can be moved by any member require support from at least 50 members. Calling attention motion, a member may call the attention of a minister to an urgent matter and the minister may make a statement regarding it. Calling attention motion. No confidence motion. A no confidence motion indicate lack of confidence of the Lok Sabha in the Council of Minister. It can be introduced in Lok Sabha only if the motion is passed. The government must resign. अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री, मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबको रिजाइन देना पड़ेगा। इसके बाद में आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951 में हुआ था। क्या हुआ था? एडेड 9 शेड्यूल, जिसमें 9वें शेड्यूल को सम्मिलित किया गया था। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 नेसेसिएट ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत नेसेसिएट ऑन अकाउंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इसके द्वारा आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, बदल सकते हो, बना सकते हो भाषा के आधार पर 1956 के तहत। 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 60 to 65 ईयर। 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत जो हाई कोर्ट के जो जज की उम्र थी उनको 60 से 65 साल कर दिया गया। इसके बाद में 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 अबोलिश द टाइटल एंड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आर्टिकल 26th अमेंडमेंट 1971। 36th अमेंडमेंट 1975 मेड सिक्किम अ स्टेट। आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को एक राज्य बनाया गया था या सिक्किम को राज्य बनाया गया था, तो वो था आपका 26 अमेंडमेंट एक्ट। ये आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1977, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम पार्ट 3rd। राइट टू प्रॉपर्टी को अबोलिश हटा दिया गया था किससे? संविधान के भाग 3 से। आर्टिकल 352 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड, और आर्टिकल 352 को संशोधित किया गया टू प्रोवाइड देने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए? आर्म्ड रिबेलियन एज वन ऑफ द सर्कमस्टेंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्म्ड रिबेलियन एज वन ऑफ द सर्कमस्टेंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। 7th 3rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, किसके तहत? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। द
द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिस्टिमेसी। ठीक है। 11th शेड्यूल was added to deal with it. It also inserted Part 9 containing Article 243, 243A and 243O. 89th Amendment Act 2003. 89 Amendment Act 2003. The Act adds Article 358A and provide for the creation of National Commission for Scheduled Tribes. 91st Amendment Act 2003. 91st Amendment Act 2003 amendment the anti-defection law and also made a provision that the number of ministers in the center and state government cannot be more than 50% of the strength of Lok Sabha and the respective Vidhan Sabha. देखिए जो 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 है वो कहता है कि अमेंडमेंट द एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंडमेंट किया गया एंड ऑल्सो मेड अ प्रोविजन और एक प्रावधान बनाया गया दैट द नंबर ऑफ मिनिस्टर जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे राज्य में और केंद्र में गवर्नमेंट कैन नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड द रिस्पेक्टिव विधानसभा। देखिए मान लीजिए अगर 500 लोकसभा में सदस्य हैं तो उनके 15% मतलब 75 ही मंत्री बन सकते हैं, 75 ही मंत्री बन सकते हैं। मान लीजिए अगर 200 आपकी राज्यसभा में 200 विधायक हैं तो उसमें से 30 ही क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सबको आप नहीं बना सकते। मैक्सिमम आप 15% से ज़्यादा आप जो टोटल सदस्य के 15% से ज़्यादा आप किसी को भी मिनिस्टर नहीं बना सकते। ठीक है, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत हुआ। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 टू रिजर्व सीट फॉर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास beside the scheduled caste and the scheduled tribes in private unaided institution other than those run by ministries. 95th Amendment Act 2009 95th Amendment Act 2009 extend the reservation of states for SC ST in the Lok Sabha for another 10 years. 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के हिसाब से 10 साल के लिए फिर से SC ST के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया और फिर 2019 में डबल से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अनदर 10 ईयर इन आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बर्थ 60 ईयर द बर्थ 70 ईयर वॉज सब्स्टिट्यूटेड। 1970 अमेंडमेंट 2011 Amendment of Article 90, insertion of Article 43B, insertion of 11B. This amendment gives constitutional status to cooperatives. 98 Amendment Act 2012 inserted Article 371J to empower the Governor of Karnataka to take steps to develop Hyderabad Karnataka region. 99 Amendment Act 2014 deal with replacing the collegiate system for the appointment of the judges of the Supreme Court and the 24 High Court, but Supreme Court of India has declared this unconstitutional and void. तो इसलिए 99th अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं हो पाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि देखिए कोई भी आप संविधान संशोधन करते हो तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि वो उसको रिव्यू करे और अगर वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो वो उसको कंसेंट नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद में आता है 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 16वां संविधान संशोधन टू गिव इफेक्ट टू एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी टू बांग्लादेश इन प्रेजेंस ऑफ एग्रीमेंट एंड इट्स प्रोटोकॉल। 101 अमेंडमेंट एक्ट 101वां संविधान संशोधन 2016 विद डील गुड एंड सर्विस टैक्स। आपसे पूछे बताओ जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी आया। 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास।
102 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 102 के तहत जो ओबीसी क्लास हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, उनके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया। 103 अमेंडमेंट एक्ट 103 संविधान संशोधन 2018 प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास ऑफ सोसाइटी। मतलब जो देखिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको 10%, चाहे वो जनरल के हों ओबीसी के हों, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये 103 संविधान संशोधन में कहा गया, ठीक है, जो कि 2018 में। अब हमारा ख़त्म होता है पॉलिटी। अब हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। पॉलिटी हमने ख़त्म किया।